Students. Next thing, agricultural agrarian reforms. Agrarian reforms are also known as agricultural reforms. After analyzing the problems of Indian agriculture, the next step was to cure them. जब पता लग गया कि हमारी एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप था वो उनका क्योर था, उनका सॉल्यूशन था। उनके लिए कुछ उनको सॉल्व करने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन अ सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द इकोनॉमी। एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए एग्रीकल्चर सेक्टर में। एंड दैट रिफॉर्म्स आर डिवाइडेड इनटू टेक्निकल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड जनरल रिफॉर्म्स। टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल एंड जनरल। एक चीज़ बहुत ध्यान से समझ लो सारे लोग कि ये जो 3 रिफॉर्म्स हैं, इन तीनों रिफॉर्म्स में से अब प्रेजेंट टाइम में सिर्फ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ही बचे हैं। जो अभी बिफोर 15 डेज जो अपडेटेड सिलेबस आया है, उस अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये दोनों अब इसमें नहीं है। ओनली इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आर लेफ्ट। टेक्निकल एंड जनरल रिफॉर्म्स आर नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस। इट इज क्लियर? ध्यान रखना इस बात का कि टेक्निकल और जनरल रिफॉर्म्स अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। हालांकि ये तीनों ही अभी आपकी जो बुक्स हैं उनमें ये तीनों मिलेंगे। आपके पास एनसीईआरटी हो, आपके पास वीके ओरी हो, आपके पास जो भी बुक्स होगी, अभी आपको ये तीनों ही मिलेंगे, क्योंकि अभी जो बुक्स हैं वो ऑलरेडी प्रिंट हो चुकी हैं। जिस सिलेबस अपडेशन अभी थोड़े दिनों पहले आया है। सो देयर इज ओनली इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। टेक्निकल एंड जनरल रिफॉर्म्स आर नॉट देयर। मेक इट क्लियर कि अब आपको सिर्फ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म ही पढ़ना है। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म्स मैंने बताया ना, तो यही है अब आपके सिलेबस में, बाकी दोनों रिफॉर्म्स नहीं है। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म्स, ये दोनों रिफॉर्म्स किस लिए कहे गए? इन रिफॉर्म्स का मेन मोटिव था टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एरिया अंडर कल्टिवेशन। टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एरिया अंडर कल्टिवेशन, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और कल्टिवेशन के लैंड को बढ़ाना, ये इस टाइप के रिफॉर्म्स का मेन मोटिव था। ये मेन मोटिव इन रिफॉर्म्स को इसलिए कहा गया। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसका, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन विच वॉज टेकन बाय गवर्नमेंट इज द रिमूवल ऑफ इंटरमीडियरीज, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। एबोलिशन मीन्स रिमूवल, रिमूव करना, इंटरमीडियरीज को हटाना। इंटरमीडियरीज कौन थे? जमींदार्स। इंटरमीडियरीज कौन थे? जमींदार्स। उन जमींदार्स को जमींदार्स, जो जमींदार थे उन जमींदार को हटाना सबसे पहला काम था। जो इन जमींदार का क्या काम था? ये लोग क्या करते थे कि गवर्नमेंट, और पहले गवर्नमेंट क्या करते थे? कॉलोनियल गवर्नमेंट अपॉइंट करते थे जमींदार को। वो नॉमिनल हेड होते थे लैंड के, और वो कलेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट करते थे डीलर से, और उनके और वो सारा का सारा उनको गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट करके देते थे। बट इनको हटा दिया गया, और जैसे ही इनको हटाया गया, इनको हटाते ही 200 लाख टेनेंट्स गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गए। 200 लाख टेनेंट्स जो थे वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए। एंड उनको गवर्नमेंट ने ओनरशिप राइट्स भी दिए, इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कराए गए, जिससे कि उनको आउटपुट जो है वो इंक्रीज किया जाए। अब वहाँ पर कोई भी जमींदार नहीं था, अब वो सारा का सारा प्रॉफिट फार्मर्स, टिलर्स वो खुद शेयर करते थे, अपने पास रखते थे। नेक्स्ट इज सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स। इसको लैंड सीलिंग भी कहा जाता है। लैंड सीलिंग, लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब हो गया कि द लैंड वॉज सील्ड, मीन्स मैक्सिमम एरिया ऑफ लैंड। अंडर दिस द मैक्सिमम एरिया ऑफ लैंड वॉज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट कि मैक्सिमम कितना एरिया कोई होल्ड कर सकता है। मैक्सिमम मीन्स लिमिट एक फिक्स कर दी गई कि कितना एरिया किसी भी फार्मर के पास हो सकता है। एंड इन यूपी इट इज 13
एकड़। यूपी में प्रेजेंट टाइम में 13 एकड़ लैंड सीलिंग है, मीन्स अ पर्सन कैन होल्ड मैक्सिमम 13 एकड़ ऑफ लैंड इन उत्तर प्रदेश। अलग अलग स्टेट ने इसको अपने अलग अलग तरीके से किया बाद में। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, या कह सकते हैं कंसोलिडेशन ऑफ फार्मिंग। जो ये फार्मर के फ्रेगमेंटेड लैंड्स थे, जो इधर उधर फैले हुए लैंड्स थे, उन सबको कंसोलिडेट कर दिया गया। उन सारे जो फार्म्स थे उन सबको एक जगह पर इकट्ठा करने के प्रोसेस को कंसोलिडेशन ऑफ फार्मिंग या कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग, जॉइंट फार्मिंग बाय स्मॉल कल्टीवेटर्स by pooling their lands and other resources to enjoy the benefits of large scale farming is known as cooperative farming। फार्मर्स के अलग अलग फैले हुए लैंड को एक जगह पर इकट्ठा करके सारे लोग एक साथ जब फार्मिंग करते हैं, देन दैट फार्मिंग इज नोन एज कोऑपरेटिव फार्मिंग। एंड इसमें क्या होता है, इनपुट भी एक साथ परचेज किए जाते हैं एंड जो आउटपुट होता है उसको भी एक साथ सेल किया जाता है। जब एक साथ सारे लोग मिलकर के इनपुट परचेज करते थे तो वो सस्ते मिलते थे, एंड आउटपुट जब वो एक साथ सेल करते थे तो उनके प्राइस उनको ज़्यादा मिलते हैं। तो दीज आर द रिफॉर्म्स, दीज आर द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स विच आर डन इन इंडियन एग्रीकल्चर।